इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम के अंक में जो जानकारियां लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, उसमें एक जानकारी तो हम आपको ये देने जा रहे हैं कि ये जो बागवानी की फसलें हैं, इन फसलों में प्लास्टिक मल्च का क्या महत्व है। दूसरी जानकारी हमारी रहेगी गेहूं की पछेती बिजाई के बारे में, क्योंकि गेहूं की पछेती बुआई का समय अब शुरू हो चुका है। और तीसरी जानकारी हमारी रहेगी परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके बारे में कि ये क्या है और किस तरीके से किसान भाइयों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ हम कार्यक्रम के दौरान आपका मनोरंजन तो कराते ही हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ावें कि जो बागवानी की फसलें हैं, इनमें मल्चिंग जो है सबसे अच्छी विधि है, और प्लास्टिक की जो सीट है उससे मल्चिंग करने के कई फायदे हैं। जैसे पानी जो है वो धरती में से उड़ता नहीं जल्दी सी, और अगर हम मल्चिंग कर दें प्लास्टिक की तो खरपतवारों पर भी नियंत्रण रहता है। सिंचाई की जो ज़रूरत है वो भी कम हो जाती है। कई तरीके से ये जो मल्चिंग है इसका फ़ायदा है। मल्चिंग से मतलब कि प्लास्टिक की सीट जो है वो धरती के धरातल पे हम बिछा करके, और जब बिछा देंगे तो जो खाली ज़मीन है उस पर खरपतवार उगेंगे ही नहीं, सिंचाई की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, ये सब जानते हैं। तो मल्चिंग कैसे करें, इसके लिए प्लास्टिक के बंडल में से प्लास्टिक की फिल्म उतनी ही काटनी चाहिए जितनी कि फल वाले वृक्ष के या छोटे पौधे के आसपास में ज़रूरी हो। लेकिन सब्जियों में सब्जी की लाइन की जो लंबाई है उसके बराबर सीट को काटना चाहिए, और मल्चिंग सीट की जो लंबाई चौड़ाई में जितनी लाइनें सब्जी की संभव हो उतनी लगा देनी चाहिए। उसके बाद पानी की सिंचाई के लिए नाला बनाना चाहिए। फिर प्लास्टिक की सीट की चौड़ाई के बराबर बेड बनाना चाहिए जिस पर सब्जियों के पौधे लगाने होते हैं। और मल्चिंग करने से पहले बाग में या सब्जियों में भी मल्चिंग कर सकते हैं, तो सब्जियों में भी अच्छी तरीके से जुताई करनी चाहिए, उनसे ईंट पत्थर कंकर हटानी चाहिए, उचित मात्रा में गोबर की खाद भी डालनी चाहिए, और उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। और बाग की क्यारियां हैं चाहे सब्जियों के बेड हैं, उनका बराबर यानी समतल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब सिंचाई दें तो सिंचाई देने में कोई दिक्कत ना आवे, और मल्चिंग जो करी गई है ज़मीन की वो भी अच्छी तरीके से असरकारक हो। फलदार पौधों की मल्चिंग सीट की चौड़ाई के ठीक बीच में स्थापित करना चाहिए। पौधे के स्थान से प्लास्टिक सीट को थोड़ा काट के और पौधा सीट से आर पार बाहर निकाल दें, और ड्रिप लाइन प्लास्टिक सीट के नीचे रखें, परंतु ड्रिपर पौधों के निकट होने जरूरी है। तो अगर हम सोचें कि भाई ये मल्चिंग के बारे में तो पहली बार सुना, तो इसका भी एक इलाज है कि जो भाई प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और व्यवहारिक रूप से किस तरीके से काम करती है इस बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इस वधेरी जानकारी के लिए हमने क्या करना चाहिए, जिले के उद्यान विकास अधिकारी से, जो कि आपके आसपास में ज़रूर मिलेंगे क्योंकि गांव में स्थापित हैं, या आसपास में ब्लॉक लेवल पे ज़रूर होंगे, तो उनसे आप संपर्क करें। तो इसके जहाँ तक बात है कि भाई
सब्जियों के बीज भी प्लास्टिक की शीट में बनाए गए सुराखों के ठीक बीच में बोने चाहिए, और ताकि पौधे उगने पर फिर फिल्म से बाहर रह सकें। अगर पौधों की रुपाई करनी हो तो प्लास्टिक की शीट में उसी समय सुराख बनावें जब रुपाई करनी है, और पौधे की जड़ें जमीन में अच्छी तरीके से मिट्टी के नीचे दबा दें, और पौधों का जो तना है वो सुराख में से प्लास्टिक की शीट से बाहर हो जाए। यानी कि जब मल्चिंग कर दी तो मल्चिंग में हमने जो फसल की रुपाई करनी है या जो भी हमने उसका पानी देना तो उसका इंतजाम तो हमने करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मल्चिंग पौधे लगाने के बाद करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि पौधे मल्चिंग शीट से बाहर रहें। अगर पौधे मल्चिंग शीट के नीचे दबजेंगे तो फिर उनकी बढ़वार नहीं होगी, फल कहाँ से लगेंगे। तो फलदार पौधे हों या सब्जियों के पौधे हों, इनको लगाते समय हमने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रिप की पाइप प्लास्टिक फिल्म के नीचे हो, परंतु जो ड्रिपर है वो पौधे के आसपास होना बहुत ज़रूरी है। और एक समय के बाद हमने इसको मल्च को हटाना भी होता है। तो अगर प्लास्टिक फिल्म को हटा के और दूसरी फसल लगानी हो तो प्लास्टिक फिल्म के एक किनारे को हटा के समेटते जाना चाहिए, समेट के उसका फिर रोल बना देना चाहिए, ताकि जो प्लास्टिक फिल्म है वो आसानी से फिर दूसरी फसल में भी इस्तेमाल हो जाए। तो ये थी प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में जानकारी। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं मल्चिंग के, जैसे कि हमने बताया, एक तो 20 से 30% पैदावार में बढ़ोतरी होती है मल्चिंग करने से, और मल्चिंग करे हुए खेत से प्राप्त जो फल और सब्जियां होंगी उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। और जहाँ तक बात है खरपतवार के नियंत्रण की, तो मल्चिंग खास तौर से काली प्लास्टिक से सूर्य की किरणें भूमि तक नहीं पहुँचती, तो जिसकी वजह से खरपतवारों की पैदावार भी रुक जाती है। और जब प्लास्टिक मल्च का उपयोग जो है वो टपका सिंचाई के साथ कराया जाता है तो खादों और कीटनाशकों की कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, ऐसा भी देखा गया है। और मल्चिंग करने का एक और फ़ायदा ये है कि पौधे की जड़ें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं और पौधे की अधिक पैदावार होने में ये जो ज़्यादा जड़ें हैं ये फ़ायदा करती हैं। एक और फ़ायदा कि सिंचाई योग्य पानी की जो ज़रूरत है वो 20 से 30% तक घट जाती है प्लास्टिक की मल्चिंग करने से। और बीज बोने के बाद बोए गए बीजों को पारदर्शी प्लास्टिक शीट से ढक देने पर बीजों का जमाव अच्छा होता है, और बीज उगने के तुरंत बाद जो है वो काली प्लास्टिक की शीट हटा देनी चाहिए। तो मल्च करने से भूमि का तापमान दिन में कम हो जाता है और रात में तापमान ज़्यादा रहता है। ऐसा होने से जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों के आसपास मिट्टी का जो तापमान है वो दिन और रात के समय लगभग एक बराबर सा रहता है। तो इससे क्या होता है, पौधे को एक माकूल वातावरण मिलता है कि वो अपनी अच्छी बढ़वार कर सके और अच्छे उस पर गुणवत्ता के फूल और फल लग सके। तो ये थी बात प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में। और अब हम साथ के साथ दूसरी बातचीत आपको सुनवा दें कि गेहूं की पछेती जो बिजाई है उसमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि पछेती बिजाई का समय शुरू हो चुका है। तो ये बातचीत हमने करी है डॉक्टर कुसुम वर्मा से, आइए सुनते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कुसुम लता वर्मा जी से। आप कृषि विकास अधिकारी कुरुक्षेत्र हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं गेहूं की पछेती बिजाई के बारे में, क्योंकि जो अब समय है वो पछेती बिजाई की तरफ जा चुका है और किसान भाइयों का जो गेहूं का बुआरा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो जो किसान भाई अभी भी किसान जो भी हैं और गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो उनके बारे में हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि कौन कौन सी किस्मों का अब चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद जी आपका। अब जो वैरायटी आ रही हैं लेट सोइंग जो वैरायटी हैं जिस पे फार्मर को ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी सीड रेट, क्योंकि पिछेती बिजाई में हमेशा जो बीज की मात्रा है उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बीज की मात्रा बढ़ाकर डालनी चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है तो इस पे ध्यान देने के लिए उनकी बीज की मात्रा बढ़ेगी। तो इसके लिए जो अब जो वैरायटी आ रखी हैं उनके बारे में अब मैं जिक्र करूँगी। तो लेट सोइंग जो वैरायटी हैं राज 3765, 3077,
PBW 373, WH 1021, DBW 173, DBW 71, HD 2851। ये वैरायटी आप बो सकते हैं बीज के लिए। और जी डॉक्टर साहब, तो ये तो रही किस्में कि किसान भाई इन किस्मों के प्रमाणित बीज लेकर के और किसी भी बीज का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकता है। सारी ही किस्में जो हैं ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अनुशंसा इनकी की गई है। आपने ये भी बताया कि अब क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और तापमान नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में फिर जितना तापमान नीचे जाएगा उतना बीज की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ये ठीक बात कही डॉक्टर साहब। तो इसके बाद बात आती है कि हम किस तरीके से खेत की जो तैयारी है, किसान भाई कहाँ गलती कर जाते हैं ऐसे में आकर के, और उनको किस ढंग से खेत की तैयारी करनी चाहिए। अधिकतर यहाँ पे जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आलू की जो फसल है वो लेने के बाद में बीज बोते हैं, तो उसमें थोड़ा समय कम रह जाता है, तो वो खेत की तैयारी में उनको समय कम मिल पाता है। तो वो एक तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, साथ में भूमि की तैयारी करें फसल बोने के लिए। अपना जो हल के द्वारा या जो भी है उनके पास जो भी यंत्र ले रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी बुआई करें, और इसके बाद में सीड ट्रीटमेंट करके फिर अपने गेहूं के बीज की मात्रा सही लें और उसको सोइंग करें। आजकल ये आ रखा है सुपर सीडर बहुत अच्छा यंत्र है। इसके द्वारा अगर आप सोइंग करते हैं या बीज की बुआई करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण में आपको बहुत फ़ायदा होएगा। खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी इस तरीके से फ़ायदा होता है कि अगर हम ये आपने जो मशीन का नाम बताया सीड सुपर सीडर, तो डॉक्टर साहब बीज की बुआई के बाद बीज का आपने उपचार के बारे में बताया कि किसान भाइयों को बीज का उपचार करके ही फसल को हमने बोना है, बीज को बोना है। बो देने के बाद या बो देने से पहले किसान भाई खादों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि पछेती बुआई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या किसान भाइयों को खाद की मात्रा का भी कोई घटाव या बढ़ाव करना पड़ेगा, या कितना खाद डालना पड़ेगा? खाद की मात्रा तो वही रहेगी जो बेसल डोज अपनी होती है। खाद की मात्रा में कोई बढ़ानी इनको नहीं होती है। बस इनका जो मैंने आपको बताया था हैप्पी सुपर सीडर, ये क्या करते हैं कि खरपतवार जो सबसे में प्रॉब्लम्स है या किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गुल्ली डंडे की होती है। इससे क्या है, पैदावार घट जाती है। तो हैप्पी सीडर का अगर प्रयोग करें वो, तो जिस हद तक जहाँ उनका अंकुरण क्षमता है उनकी हो ही नहीं पाती, तो इतने में हमारा जो पौधा है गेहूं का वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर वो वीड होता है तो उसको फिर कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाता, फिर गेहूं अपने आप उसको खींच लेता है पोषक तत्वों को, तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो सेम जैसे नवंबर में जो हम गेहूं की बिजाई के लिए उपयोग करते हैं वही खाद की मात्रा या अपने जो भी वीडीसाइड या पेस्टिसाइड जो भी यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से उनको काम में ले सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपने बीज की मात्रा के बारे में बताया था कि कुछ मात्रा बढ़ा करके और खेत में डालनी है किसान भाइयों को। तो अगर हम मात्रा के तौर पे पूछें कि भाई एक जो समय की बुआई के लिए तो 40 किलो आप अनुशंसा करते ही हैं, अब कितनी मात्रा डालनी चाहिए? जैसे 50 से 60 किलो जी। जैसे आपका हो जाता है 25 नवंबर से आप 30 नवंबर के बीच में करते हैं तो आप 50 किलो मात्रा करें। लेकिन अब अगर दिसंबर के महीने में चलते हैं तो 60 किलो आपको मात्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा तापमान इसमें घटता है तो बीज की जो जर्मिनेशन पावर है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम फार्मर को ये बताते हैं कि वो अपनी बीज की मात्रा बढ़ाएं और सोइंग करें। डॉक्टर साहब एक और बात कि भी किसान भाई जो हैं वो पछेती बुआई ठीक है 25 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन ये पछेती बुआई किसान भाइयों को कब तक पूरी कर लेनी चाहिए? 25 दिसंबर तक भी करते हैं
और जनवरी 1 जनवरी तक भी करते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं, तापमान हाँ, घटता बढ़ता जहाँ है, तो एक निश्चित तापमान हमारे यहाँ तो 25 दिसंबर तक भी बोल लेते हैं, जनवरी तक भी बोल लेते हैं। हाँ। ठीक डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब एक और जानकारी जो और कहना चाहूँगी, हमारे क्षेत्र में आलू, मटर और गोभी ये फसलें ज़्यादा ली जाती हैं। तो इनके नीचे फार्मर सोचता है कि मैं या तो गेहूं कर लूँ या फिर मक्का कर लूँ। 3 फसल लेने की सोचता है तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं लगाता है, तो वो ज़रूर गेहूं लगाने की सोचेगा। तो वो दिसंबर तक ऑलमोस्ट लगाई जाती है, 1 जनवरी तक भी वो सोइंग पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी तो समस्या आएगी अपने टेम्परेचर की। टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें अपने एक तो सिंचाई पे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इस टाइम क्या होता है कि बारिशें भी आती हैं, तो बारिशों से भी अपनी वो हो जाती है। बाकी आपकी जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं तो उनको अपना काम में लें। जैसी नवंबर वाली जो फसल है उसी हिसाब से वो कर सकते हैं। बाकी सेम वही रहेगा जो नवंबर में जो फसलों के लिए हम बताते हैं, गेहूं की बिजाई के लिए, वो सेम प्रोसेस रहता है। बाकी कोई अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वही क्रियाएं उपयोग में ली जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने पछेती बुआई के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है किसान भाई जिन जिन ने आपकी आवाज़ को सुना है और इन बातों को सुना है वो इस आपके द्वारा दी गई इस जानकारी से फ़ायदा उठाएंगे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लक्ष्मी जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर, बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों
यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। तो भाइयों, अब तापमान की बात कर ली जाए कि आज जो तापमान है वो आसमान में बादल छाए रहे सारा दिन, कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई और आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज होया। कल के तापमान के बारे में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने की संभावना है। कल के किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम जानकारियां लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होंगे वो होगी, एक तो सब्जी उत्पादन में टपका सिंचाई के महत्व के बारे में चर्चा होगी और दूसरी चर्चा रहेगी सरसों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। और अब आपका करा दें मनोरंजन, आपको सुनवा रहे हैं ये भजन। इश्क नशे में टूल गया, मोमाया में फूल गया, सोचा ना विचारा, जग है ये धुंध पसारा, जग है ये धुंध पसारा। इश्क नशे में टूल गया, मोमाया में फूल गया, सोचा ना विचारा, जग है ये धुंध पसारा, जग है ये धुंध पसारा। 84 का चक्कर टक्कर तेरे तना जिलेगी, मिली है या सुंदर काया फिर नहीं मिलेगी, अंगे की ना पिलेगी, क्यों झूठा जोर जमारा, क्यों झूठा जोर जमारा, जग है ये धुंध पसारा, जग है ये धुंध पसारा। करता नहीं भजन तजन कदे बुरे काम का, ईश्वर का अंश जीव सारा हरि नाम का, ओ चल का देख तू स्वर्ग धाम का, दिखेगा एक नजारा, तन दिखेगा एक नजारा, जग है ये धुंध पसारा, जग है ये धुंध पसारा। करता है गुमान जान कड़े जरा तेरा, दिन ढला हुई शाम हो जाते सवेरा, उम्र का ना पट्टा लेरा, क्यों गफलत में आ रहा, अरे क्यों गफलत में आ रहा, जग है ये धुंध पसारा, जग है ये धुंध
पसारा। बिरथा बकता नहीं लगता ईश्वर तेरे पास में, आत्मा से प्रेम कर मिले विश्वास में। ओ सतपाल तू झूठी आस में, बिरथा उम्र गंवारा भाई बिरथा उम्र गंवारा। जग है ये धुंध पसारा, जग है ये धुंध पसारा। जग है ये धुंध पसारा, यानी कि कवि ने कहा और संत महात्माओं ने भी ऐसे ही कहा कि ये जो संसार है ये रहने के लिए तो ठीक है, पर सदा यहाँ किसी ने रहना नहीं है। इसलिए जो भी कुछ काम करे सोच समझ के करना चाहिए। हम आगे चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। ये केंद्र सरकार की एक अनूठी योजना है। इस योजना के अंतर्गत खेती के लिए कृषि रसायनों का उपयोग जो है करे बिना जैविक तरीकों से स्वस्थ खाद्य उत्पादन करने की एक कोशिश है। इसके माध्यम से हम अपने परंपरागत कृषि के बल पर ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण करके जैविक खेती का इस्तेमाल करके और हम अपनी उपज को कैसे बढ़ाएं, इस तरह की ये स्कीम है कि जिसका हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस स्कीम को अपना करके हमने अपने खेत की सेहत को भी बरकरार रखना है, बढ़ाना है, तो वहीं अपनी पैदावार जो फसलों की पैदावार है उसमें भी इजाफा करना है। इस स्कीम को अपनाने के लिए सरकार हर तरीके की मदद दे रही है। आपको बताते हैं कि इसमें सरकार किसानों को जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ें देने में मदद कर रही है। और इस से क्या होगा कि हमारे एक तो खेतों की जो मिट्टी है उसमें जान पड़ेगी, उसकी सेहत सुधरेगी और किसान की जो आमदनी की जो क्षमता है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ जैविक खेती में कीटनाशक, रासायनिक खादों का इस्तेमाल क्योंकि नहीं होता, तो इससे खेत की भी सेहत सुधरेगी, मानव जाति की भी सेहत सुधरेगी। ऐसी ये अनूठी योजना है। इस योजना का फायदा जरूर से जरूर उठाना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।